गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे ज़ोर शोर के साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, द हिंदू के आंसर राइटिंग सीरीज़ में आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं और ये क्वेश्चन द इंडियन एक्सप्रेस का है। फ्रेंड्स, डेली आंसर राइटिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके मैं सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसके लिए उत्साह उनके अंदर भरना चाहूँगा और उनसे एक तरह का रिक्वेस्ट भी है और एक तरह की सलाह भी है कि फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम से, तो आपको आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होगी। आपको केवल हिंदी मीडियम के बच्चों से ही compete नहीं करना है, आपको उनसे compete करना है जो आने वाले पिछले सालों में सेलेक्ट हो चुके हैं, या फिर उन बच्चों से जो आईआईएम और आईआईटी के टॉपर हैं, और ऐसे बच्चे जो विदेश में जॉब कर रहे हैं या विदेशों से आके यूपीएससी को अटेम्प्ट दे रहे हैं या यूपीएससी में अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इनको compete करना है या इनसे हमारा जो मुकाबला है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको रोज़ ऐसे ऐसे टॉपिक्स को सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उनसे जो भी हमें एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं उनको चूज़ करना पड़ेगा, हमें रोज़ उसको अपने आंसर राइटिंग में कोट करना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, हम अपने आंसर राइटिंग को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कुल मिला के जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से बेस्ड है मेंस के एग्ज़ाम पे। हम प्री निकाल भी लेंगे तब भी क्या होगा कि अगर हमारा मेंस अच्छा नहीं होगा तो हम अपने अंततः वाले परिणाम को पा नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए प्री तो बस एक छँटनी प्रक्रिया है, इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस मेंस पे होना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे अभी से, क्योंकि जैसे जैसे प्री नज़दीक आता जाएगा हमारे सर पे हमारे प्री एग्ज़ाम को लेके बर्डन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये विक्रम एस मेहता के द्वारा लिखा गया है कि कैसे जो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक घोषणा की कि कैसे भारत को 2040 तक या 2040 तक हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी के संदर्भ में इन्होंने एक अपना आर्टिकल लिखा है और हम लोग देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। उन्होंने कुछ रोड मैप या फिर क्या कह सकते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स को सुझाए हैं या वे फॉरवर्ड बताएं जिससे हम आत्मनिर्भर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता को पा सकते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अभी क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा गया है कि उन तरीकों पर चर्चा करें जिनसे भारत 2040 तक ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के हमें केवल सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करनी है कि वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिससे हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी या उसमें जो स्वायत्तता है उसको हम पा सकते हैं, ऑटोनोमस को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने से पहले क्या होता है कि हमें जिस संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई अगर उसका हालिया संदर्भ मिल जाता है या अगर हम देखते हैं कि करंट में कोई ऐसी अगर न्यूज़ उठी है तो उसी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको आह्वान किया तो उसी से मैंने स्टार्ट कर दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 2040 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता का आह्वान किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये क्या किया कि मैंने एक करंट का संदर्भ ले लिया, लेकिन फिर मैंने ऐसे थोड़ी ना बता, ऐसे अगर कोई बोल दे कि चलो मान लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे बोले, लेकिन तो कुछ तर्क हमारे पास होने चाहिए। पहले हमें अपने भारत की वास्तविक स्थिति भी तो पता होनी चाहिए कि क्या ऐसा प्राप्त करना या ऐसा हो जाना, ये इस लक्ष्य को प्राप्त करना हमारे लिए आसान बात है। तो उसी संदर्भ में फ्रेंड्स आगे देखते हैं मैंने क्या लिखा है कि परंतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 बताता है कि, अब इसमें मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मैंने एक रिपोर्ट का प्रयोग किया। एक रिपोर्ट के माध्यम से क्या किया कि मैंने भारत की जो स्थिति है उसको बताने की कोशिश की। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ, ये जो बात कह रहा है उसमें कोई तर्क है, उसमें कोई सत्यता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्या किया, इसीलिए किसी
एजेंसी या फिर किसी रिपोर्ट को मैंने कोट कर दिया है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं मैंने इसमें क्या लिखा है कि इस इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 बताता है कि पहली बात मैंने क्या बताई कि भारत 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। तो अगर भारत 2030 तक सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा तो क्या हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, या फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, या फिर हमारे संसाधन हमारे पास क्या इतने हैं जो हम उनकी अपनी आने वाली जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड लिखा है मैंने कि 2040 तक जो जीडीपी है भारत की वो 6 ट्रिलियन हो जाएगी, लेकिन जो ऊर्जा की मांग है वो 2 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या है कि अगर 2040 तक हमारी ऊर्जा की, अगर एक उदाहरण के तौर पर देखें, अगर आज ही जो हमारे ऊर्जा की मांग है क्या हम उसको पूरी तरह से पूर्ति करने में सक्षम हैं? आज भी भारत के बहुत सारे गांव ऐसे होंगे, ये बहुत दूर दराज के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे विद्युत ऊर्जा या फिर क्या कहते हैं हमारी जो फ्यूल एनर्जी है ये नहीं पहुँच पा रही, जो जीवाश्म ईंधन है इसकी हम उपलब्धता नहीं पहुँचा पा रहे हैं, या फिर जो हमारी विद्युत ऊर्जा है इसको नहीं पहुँचा पा रहे हैं लोगों तक। 24 घंटे आज भी बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं आ रही है। तो क्या जब आज नहीं आ रही है तो क्या हम 2040 तक जो आज की जो हमारी ऊर्जा आवश्यकता है वो 2 गुनी हो जाएगी, तो क्या हम उसको पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे? इसके अतिरिक्त मैंने 2-3 पॉइंट को और लिखा है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त भारत अपनी ज़रूरतों का 83% जीवाश्म ईंधन आयात करता है। तो फ्रेंड्स कैसे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जब हम अपने जीवाश्म ईंधन के जो उपभोग है उसका 83% हम विदेशों से आयात करते हैं, दूसरे देशों से आयात करते हैं, तो कैसे हम अपने 2040 तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं? कैसे हम भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखा मैंने कि महंगी हरित ऊर्जा तक पहुंच। फ्रेंड्स क्या है कि देखिए, भले ही हम सोलर एनर्जी में बहुत अच्छा काम कर रहे हों, भारत और फ्रांस के द्वारा जो ISA को स्टार्ट किया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये हो गया, या फिर हमें जो क्या कहते हैं ज़्यादा वर्ष के ज़्यादा दिनों तक अच्छी धूप मिलती है, इन सारी चीज़ों के बावजूद जो हमारे यहाँ हरित ऊर्जा महंगी है, जैसे जो हमारे सोलर पैनल्स हैं वो महंगे होते हैं, जो सोलर बैटरीज होती हैं उसमें जो लगने वाले संसाधन हैं जैसे तांबा है, लिथियम है, इन सारी चीज़ों की भारत में कमी है। तो इन सारी चीज़ों को मंगाने में और जो पैसा खर्चा होता है, इससे क्या होता है, इसकी जो पहुंच हो जाती है वो महंगी हो जाती है। मतलब ये कुल मिला के जो सोलर एनर्जी है वो महंगी हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जो सामान्य जनमानस है वो अपनी पहुँच सोलर एनर्जी तक नहीं बना पाता। साथ ही साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि बुनियादी ढांचे की कमी। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच की बात करें, या फिर जैसे गैस ग्रिड हो गई हमारी, इन सब चीज़ों की बात करें तो इसमें हमारी कमी है। इस मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि लोगों तक पाइपलाइन के द्वारा गैस पहुंचा सके, या लोगों के पास में क्या कहते हैं बिजली पहुंचा सके। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें इनकी कमी है, इसीलिए हमें ये सोचना ज़रूर पड़ेगा कि क्या कहते हैं, क्या हम 2040 तक जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि उपरोक्त विश्लेषण प्रधानमंत्री के स्वप्नों पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। मतलब ये जो मैंने 2-4 पॉइंट्स बताए हैं कि हाँ इस तरह की समस्या है, तो इस तरह की समस्याएं क्या करती हैं कि जो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अतः उन उपायों की चर्चा करना अति आवश्यक है जिससे 2040 तक ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स क्या करना है कि हमें अब उन उपायों या उन तरीकों पर चर्चा करनी है कि कौन कौन से तरीके अपना कर हम 2040 तक ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं। पहला, जीवाश्म ईंधन तक पहुंच को प्राथमिकता देनी होगी हमें। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, देखिए हम लोग बात ऐसा नहीं है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हम चल रहे हैं। हमें क्या करना है, हमको अपनी ऊर्जा जो सुरक्षा है उसके प्रति ध्यान देना है। तो ऊर्जा सुरक्षा केवल हम
ग्रीन एनर्जी को अपनाकर ही नहीं कर सकते, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाकर ही नहीं कर सकते। जीवाश्म ईंधन तक जब तक हमारी पहुंच ही नहीं होगी तो हम तब तक रिन्यूएबल एनर्जी पर कैसे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम अमेरिका को देखें तो उसने भी बताया था कि जीवाश्म ईंधन से उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने में लगभग 40 साल लगा दिए और अभी भी वो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर निर्भर नहीं हो पाया है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें भले से ही हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन तो फिर भी हमें जीवाश्म ईंधन को प्राथमिकता देनी होगी। पहले हम अपनी आवश्यकताओं, जो ऊर्जा आवश्यकता है उसको पूरा करें, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम हरित ऊर्जा की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे। अचानक से हम हरित ऊर्जा की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो उसको प्राथमिकता देने के लिए मैंने किन उदाहरणों का प्रयोग किया है कि हमको ऐसी नीतियाँ बनाना चाहिए जो हमारे जीवाश्म ईंधन को प्राथमिकता दें, कि कैसे हम उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें। साथ ही साथ जो हमारी पहुंच है उसको सस्ता पहुंच हमको करना, मतलब हमारी जो एनर्जी तक पहुंच है या हमारे जीवाश्म ईंधन तक जो पहुंच है, हमें ऐसे संबंध बनाने होंगे कि हमारे जो प्रति बैरल का जो प्राइस है वो कम प्राइस में हमको हमारे जीवाश्म ईंधन मिल सके। अन्वेषण के बारे में मैंने लिखा है, ये फ्रेंड्स घरेलू लेवल पे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा हम कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे अगर हम अपने भारत की स्थिति को देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है या अपने पश्चिमी तट, जो समुद्री तट हैं, इन सब में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनकी संभावनाएं पाई जाती हैं। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ जो अन्वेषण है या हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो थोड़ा कम है इन सब क्षेत्रों में। तो क्या हो रहा है कि अगर हम इन सब क्षेत्रों में क्या करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ा के नए नए रिसर्च को बढ़ावा देंगे तो हो सकता है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे रिजर्व मिल जाएं जो हमारी जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकताओं को पूरा करा दें। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा है कि हरित ऊर्जा तक पहुँच। पहला पॉइंट लिखा मैंने जीवाश्म ईंधन तक पहुँच, दूसरा पॉइंट लिखा है हरित ऊर्जा तक पहुँच, मतलब हमको दोनों बढ़ाने हैं। तो हरित ऊर्जा तक पहुँच कैसे बढ़ाना होगा, सोलर एनर्जी में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो ऐसे व्हीकल्स जो क्या कहते हैं सोलर व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी जिनको मिलती हो किससे, सोलर से मिलती हो। सोलर पैनल्स हो गए, सोलर बैटरीज हो गई, इनकी तक हमारी आसान पहुंच होनी चाहिए, मतलब ये सस्ते में हमको मिल जाए, बहुत ज़्यादा महंगे ना मिले। दूसरा मैंने लिखा फ्रेंड्स कि विंड की जो टरबाइनें हैं इनका जो निर्माण किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें इनको इंस्टॉल किया जाए ताकि हमको हरित ऊर्जा तक आसानी से पहुँच मिल सके। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो भारत की एक संस्था है उसने बताया है कि 2030 तक मांग का 51% बिजली जो है सूर्य से प्राप्त की जा सकती है। तो उसने कुल मिला के एक एजम्पशन लगाया है कि अगर हम सौर ऊर्जा में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, तो क्या होगा कि 2030 तक जो होता है हम अपनी मांग का, जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसका 51% हम लगभग सोलर एनर्जी से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी समझ लीजिए संभावनाएं हमारे सामने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने रखी है। तो अगर हम इनमें इन्वेस्ट करके अपने इस एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स मैंने कि बुनियादी ढांचे में विकास। बुनियादी ढांचे में विकास का मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे हम सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन तक पहुंच अपनी बढ़ाएं। जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितनी भी बुनियादी ढांचे हैं, लाइक वायर हैं, खंबे हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं या पावर हाउसेज हैं, इनको, या फिर गैस पाइपलाइन है हो गई या ऑयल पाइपलाइन हो गई, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बुनियादी ढांचे हैं, इनका हमें विकास करना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं एनर्जी सुरक्षा की तरफ बढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक उदाहरण के लिए लिया है कि जैसे राष्ट्रीय पाइपलाइन ग्रिड परियोजना है, इसके द्वारा क्या हो सकता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो अपनी गैस है उसको कम दाम में भेज सकते हैं। ये गेल की एक परियोजना है जो एक बहुत ही रिमार्केबल कह सकते हैं कदम है भारत का या गेल का। नेक्स्ट मैंने लिखा फ्रेंड्स हरित प्रोत्साहन। हरित प्रोत्साहन से क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना होगा जो ग्रीन एनर्जी पे वर्क करती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सोलर से संबंधित जितने भी प्रकार, सौर ऊर्जा से संबंधित जितने भी प्रकार के
उसमें यूज होने वाले जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सामान हैं, अगर उसका उत्पादन कर रही है तो उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए, उसको हमें आसान किस्तों पे लोन उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वो ऐसी इंडस्ट्री को खड़ा कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट का निर्माण कर सके और मार्केट में उसको उपलब्ध करा सके। नेक्स्ट फ्रेंड है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी टैक्स में कटौती की जाए। जैसे अगर हम ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, लाइक सोलर पैनल हो गया या विंड एनर्जी को के लिए जितने भी टरबाइंस होते हैं, उनको जो कंपनियां उत्पादित करती हैं, जो कंपनियां बनाती हैं, उन पे क्या करें, हम टैक्स को कम कर दें। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें सरकार दो तरह से प्रोत्साहन दे रही है। एक तो मुझे लोन दे रही, वो भी कम क्रेडिट मतलब कम इंटरेस्ट पे, और दूसरा चीज़ क्या कर रही है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उस पर टैक्स को वो कम इम्पोज कर रही है, कम टैक्स लगा रही है, टैक्स में कटौती कर रही है। तो इस तरह से उनका भी प्रोत्साहन बढ़ेगा और वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे। और जब मार्केट में किसी भी चीज़ की ज़्यादा उपलब्धता हो जाती है, मतलब उसका जो सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, तो या तो उसकी डिमांड बढ़ जाए, और या तो अगर क्या होगा कि डिमांड अगर उतनी ही है तो उसके प्राइस घट जाएंगे। तो डिमांड अगर हमारे देश की उतनी ही रहेगी तो उसका प्राइस घट जाएगा और लोगों तक आसान से उसकी पहुंच हो सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा है कि मांग संरक्षण और दक्षता में वृद्धि। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है कि मांग संरक्षण का मतलब क्या होता है। मांग संरक्षण से तात्पर्य है, या इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे अगर हम जो हमारी जो ज़रूरतें हैं, अगर हम उसको संरक्षित करें या उसको कम कर दें। जैसे अगर हमें जहाँ पे एक एलईडी या एक बल्ब की ज़रूरत है, वहाँ पे अगर हमने 10 बल्ब जला रखे हैं, तो ये क्या होगा, ये हमें जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा की तरफ जो हमारे कदम हैं उसके लिए मतलब घातक साबित हो सकता है। अगर हमें एक एलईडी से हमारा काम चल सकता है तो हम वहाँ पे एक एलईडी ही चलाएं। नॉर्मली फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि इस समय एक कल्चर जैसे डेवलप होता जा रहा है। आप होटलों में जाइए, देखिए उसमें बिल्कुल जगमगाहट से भरा उनका होटल होता है, या फिर जितने भी शॉपिंग मॉल होते हैं या फिर कोई एजेंसीज होती हैं, तो उनमें इतनी ज़्यादा लाइटिंग की जाती है अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। तो वो एक तरह से क्या है कि वो अननेसेसरी है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तो फिर भी क्या हो रहा है कि लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर हम उसमें कमी कर दें, भाई अगर हमें अपने कोई हमारा शॉपिंग मॉल है या हमारी कोई एजेंसी है, तो उसमें हम क्या करें, 2 ही 4 लाइटों का उपयोग करें, ज़्यादा चमकीला या भड़कीला न बनाएं। तो ये हमारे मांग संरक्षण को बढ़ावा देता है, या इस तरह से हम अपनी मांग को संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड दक्षता में वृद्धि। दक्षता में वृद्धि का मतलब क्या है कि जैसे हमारे फ्यूल इंजन्स हैं, चाहे वो पेट्रोल बेस्ड हों चाहे वो डीजल बेस्ड हों, अगर हम इनको कुछ इस तरह से बनाएं कि इनकी इफिशियंसी बढ़ जाए, इनकी क्षमता बढ़ जाए। वो किस तरह से कि जैसे मान लीजिए आज कोई एक व्हीकल है जो डीजल से चलता है, कोई एक ऐसा इंजन है, ऐसी गाड़ी है जो डीजल से चलती है। अगर वो आज 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है, तो उसकी एफिशिएंसी हम कुछ इस तरह से बढ़ा दें कि वो 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाए। तो इस तरह से क्या होगा कि हम उसी एनर्जी में क्या कर सकते हैं, उसी ईंधन में ज़्यादा उसकी क्षमता को बढ़ा देंगे। तो वो क्या करें, हम ज़्यादा दूरी तय कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हम विद्युत के क्षेत्र में देखें कि एक एलईडी को हम क्या करें, या फिर एक विद्युत बल्ब को बनाने में हम क्या करें, उसकी क्षमता को कुछ इस तरह से डेवलप करें कि जैसे जहाँ पे हमको 10 वाट खर्च करने पड़ रहे हैं, उसकी जगह पर हम 1 या 2 वाट एनर्जी खर्च करें, और जो हमारा परिणाम है या फिर जो हमारी लाइटिंग है वो 10 वाट जो वाला जो बल्ब है उससे भी ज़्यादा वो एनर्जी हमको या प्रकाश दे। तो इस तरह से हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड कि पुनः परीक्षण और अप स्केलिंग की ज़रूरत। फ्रेंड्स वही इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, चाहे जैसे वो मैंने क्या बताया कि फ्यूल इंजन हो या फिर क्या कहते हैं हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हों, इन सबको हमें देखना होगा, इनका पुनः परीक्षण करना होगा कि कैसे इनको हम कम एनर्जी में ज़्यादा इफ़िशियंट बना सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। और एक तरह से अप स्केलिंग भी करनी होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे कर्मचारी हैं सॉरी दोस्तों जो हमारे कर्मचारी हैं या फिर जो भी हमारे
ऐसे फ्यूल इंडस्ट्री के सेक्टर में, या फिर जैसे मान लीजिए वाहनों की जहाँ पे वाहन बनते हैं या फिर उनके इंजन्स बनते हैं, वहाँ पे जो लोग वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, उनको अप स्केल करने की ज़रूरत है। वो पुराने ढर्रों पे ही अगर काम करते चले जाएंगे, नई तकनीकों का इजाद नहीं करेंगे, तो कैसे उनको मतलब एक तरह से इफ़िशियंट बन सकते हैं नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, कैसे हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा इफ़िशियंट बना सकते हैं। तो अब स्केलिंग की ज़रूरत मतलब ये कुल मिला के उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल अप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फ्रेंड है ऊर्जा कूटनीति। ऊर्जा कूटनीति का मतलब फ्रेंड्स, हमें उन देशों से अपने संबंधों को ज़्यादा बेहतर करना होगा जहाँ से हमको हमारी एनर्जी, ये हमारे जो एनर्जी संसाधन है, हमारे जो जैसे हम अगर ये अरबियन कंट्री को देखेंगे जहाँ से हम अपने फ्यूल को ज़्यादातर मंगाते हैं, उनसे हमारे संबंध कैसे हैं, या फिर हमको उन देशों से संबंध अपने बेहतरीन करने पड़ेंगे जिससे हमारे जो ऊर्जा उत्पादक जो भी प्रोडक्ट हैं उनको हम आसानी से मंगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं फ्रेंड्स आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। जैसे सोलर एनर्जी में क्या होता है कि उसकी जो बैटरी होती है उसमें कापर या प्लेट में कापर का यूज़ होता है, तो या वायर में कापर का यूज़ होता है। तो इसके लिए हमें चिली और पेरू जैसे देशों से हमारे संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे अगर हम बैटरी जो बनाते हैं उसमें लिथियम का प्रयोग होता है, और लिथियम ज़्यादातर कहाँ मिलता है, चाइना में मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चाइना से अपने संबंधों को अच्छे करने होंगे। तो इस तरह से हमको ऊर्जा कूटनीति भी अपनी बेहतर करनी होगी ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करने के लिए उससे रिलेटेड जो कच्चा माल है उसको हम मंगा सकें। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा है कि जो हमारी मानसिकता में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन बिहेवियर पे, हमारी टेंडेंसी पे। अगर हम अपने मानसिकता में परिवर्तन ही नहीं लाएंगे तो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ या अपने एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ नहीं बढ़ सकते। मान लीजिए जो भी हमारे पास एनर्जी है इस समय, अगर हम केवल इस पर आतुर हो जाएं कि हमें इसको ख़त्म ही कर देना है, तो सरकार कितना भी प्रयास कर ले अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे नहीं प्राप्त कर सकती। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि सरकार के साथ साथ हम कैसे अपने आवश्यकताओं में कमी लेके आएँ, या कैसे हम अपनी ऊर्जा जो आवश्यकता है उसको कम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक चीज़ ये भी लिखा है कि मानसिकता में परिवर्तन इस तरह का करना होगा कि हर हाल में विद्युत की आपूर्ति होनी ही चाहिए, या फिर हमारे जो संसाधन ऊर्जा है उसकी आपूर्ति होनी ही चाहिए। तो इस तरह के, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों, मतलब हमको किसी भी प्रकार का डिजास्टर का सामना करना पड़े, किसी भी प्रकार के क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़े, इन सबको संज्ञान में लेने कि कोई मतलब इसके तरफ बिना ध्यान दिए ही अगर हम केवल यही सोचते हैं कि नहीं, हमें सारी ऊर्जाओं की जो आपूर्ति है वो होनी ही चाहिए किसी भी शर्त पे, तो इस तरह का जो मानसिकता है इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही ये पॉइंट भी ज़रूरी है। इसको लिख सकते हैं कि हमें साइकोलॉजिकल किस तरह से अपने माइंड को चेंज करना, साइकोलॉजी हमारी जो है एनर्जी के प्रति जो है वो किस तरह से चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने क्या कुछ 8 स्टेप्स ऐसे बता दिए जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को या फिर अपने जो 2040 के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैंने फ्रेंड्स क्या किया है, कंक्लूड कर दिया है इसको, कहता भारत की उष्णकटिबंधीय स्थिति, तो इससे क्या होता है कि हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं, या सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा, सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित कर सकते हैं। तथा पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर गैस की अपार संभावनाएं, हम जानते हैं कि कृष्णा कावेरी जो बेल्ट है, यहाँ पे जो अपने क्या कहते हैं गैस की जो संभावनाएं हैं, या फिर पश्चिमी तट पर गुजरात के आसपास या बॉम्बे हाई के आसपास में क्या है जो गैस की संभावनाएं हैं फ्रेंड्स, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उत्पादित किया जा सके, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करके कैसे हम प्राकृतिक गैसों को निकाल सकते हैं की संभावनाओं के साथ ही विभिन्न हितधारकों द्वारा स्वयं को नवीकरणीय करने की प्रतिबद्धता। जैसे इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये एक अच्छी पहल हो सकती है कि जैसे विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे में, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोल इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये फिर अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि अपने जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप हैं, उनके एक्टिविटीज़ हैं, उनको क्या करें, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने आप को कन्वर्ट करें। जैसे मान लीजिए कोई एक IT सेक्टर की, या फिर एक कोई IT
बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स चलाए जा रहे हैं, तो वो क्या करे कि अपने पूरी बिल्डिंग में क्या करे कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स का यूज़ कर दे, ताकि वो अपने पूरी की पूरी जो उसकी इलेक्ट्रिक की जो आवश्यकता है, बिजली की विद्युत की जो आवश्यकता है, वो अपने बिल्डिंग से ही प्राप्त कर सके। जैसे फ्रेंड्स एक बेहतर कदम जो चलाए गए हैं हमारे देश में, जैसे कोचीन एयरपोर्ट है, उसने क्या किया है कि अपने आप को पूरी तरह से सौर संचालित कर दिया है, तो ये एक बेहतरीन कदम है। तो इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर अपने आप को सोलर बेस्ड या विंड बेस्ड अगर बना देते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो हम जाहिर सी बात है कि अपनी एनर्जी को आसानी से या अपनी एनर्जी आवश्यकताओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने एक एनटीपीसी का भी नाम रखा है कि एनटीपीसी ने भी एक अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो अपने आप को पूरी तरह से नवीकरणीय कर लेगा हाल ही के सालों में। तो ये फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, फिर मैंने कहा कि ऐसे प्रयास जैसे प्रयासों से निश्चित ही ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि 2-4 एग्जाम्पल्स को बताते हुए मैंने अपने जो कंक्लूजन है उसको दिया है, अपने आंसर का जो कंक्लूजन है वो दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन रहा, आप बताइए कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है, एक तो ज़रूरी तो है कि आप रोज़ आंसर राइटिंग कीजिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप जल्दी में हैं या आपको लगता है कि अभी इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो कम से कम आप जो हमारे लेक्चर्स हैं उसको 1.5 पे करके भी देख सकते हैं। आप चीज़ों को समझ सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट एक बिल्डअप कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी जो आंसर राइटिंग है उसको कैसे कैसे करें, ताकि हम अपने एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आज का जो ये सेशन है वो ख़त्म होता है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस सेशन में शामिल होने के लिए। और फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा कि दिन प्रतिदिन अपने आंसर्स को और ज़्यादा इनरिच करूँ और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल कराऊँ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।